गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द बैंकिंग अवेयरनेस। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द अवेयरनेस। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि कुछ एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज कुछ एमसीक्यूज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और आज जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो होगा रिन्यूएबल चार्जेस ऑफ फॉर ऑल द एडवांसेस टू बी रिकवर्ड ऑन। तो रिन्यूएबल चार्जेस वो होते हैं टू कंसोलिडेट द डायरेक्टिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस इश्यूज। जो भी एडवांस इशू होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उनका रिकवरी कब होती है। तो उनकी दोस्तों रिकवरी, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द डेट ऑफ सैंक्शन फॉर रिन्यूएबल। जिस दिन वो सैंक्शन होगा रिन्यूएबल के लिए उसी दिन अप्लाई होंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट चलेंगे अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। और अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एडवांसेस विच रिमेन एनपीए अप टू अ पीरियड ऑफ 12 months इज कॉल्ड। जो भी एडवांस अगर नहीं दिए जाते हैं, रिकवर नहीं किए जाते हैं 12 महीने तक, क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जो वापस से जो लोन दिए गए हैं, जो लोन बैंकों द्वारा दिए गए हैं वो वापस से क्या नहीं हो रहे हैं, रिकवर। उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम लोग आने वाले और डिटेल में लेने वाले हैं। तो देखो, जो भी एनपीए 12 महीने तक 12 months तक रहता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, लॉस एडवांस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस एडवांस। दोस्तों एनपीए की भी 3 कैटेगरीज होती है। एनपीए की भी क्या होती है, 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, एक होता है डाउटफुल, एक होता है लॉस। सब स्टैंडर्ड में जिसमें आने की उम्मीद थोड़ी बहुत रहती है, दूसरी डाउटफुल जिसमें अब डाउट होने लगता है कि शायद पैसा नहीं आएगा, और लॉस एडवांस में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि पैसा आएगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती है जो बैंक मेंटेन करती है हर एसेट की, हर लोन की जो उन्होंने दी हुई होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तो ये रहा था क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी बैंक्स होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू इन नवंबर 2011 फ्रोज इट्स लेंडिंग टू द पावर सेक्टर। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी लेंडिंग कैपेसिटी फ्रोज कर दी थी इन नवंबर 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। एफओआई अप टू 49%। दोस्तों ये एफओआई नहीं एफडीआई होगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% इन प्राइवेट बैंक सेक्टर ऑफ इंडिया इज अलाउड थ्रू। कोई भी बाहर का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में होता है तो वो 2 तरीके से होता है, या तो फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर में अगर 49% तक अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, एफडीआई करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना है, तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तो यहां पर आपका नंबर 5th क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो currently fixed by RBI for banks is 11%. ओके, द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो लास्ट कैपिटल एडिक्वेसी बैंक ने डिसाइड किया था वो किया था 10% का, लेकिन अब
अब क्राइसिस के बाद उन्होंने कितना कर दिया, 11% कर दिया। कैपिटल एडिक्वेसी वो रेशियो होता है जो बैंक्स अपने पास मेंटेन करता है कि जब भी वो लिक्विडेट होने की पोजीशन में आए तो उसे उस पैसे को क्या कर सके, यूज और लिक्विडेशन होने से बच सके। इसके पीछे बेसल नॉर्म्स की पूरी हिस्ट्री है दोस्तों। तो बेसल नॉर्म्स के जब हम लोग सेशंस लेंगे तो उसमें उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बेसल नॉर्म्स क्यों आए थे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल नॉर्म्स ने क्यों बोली थी जनरेट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी और यूएसए के बीच में वॉर हुई थी, ठीक है। वॉर होने की वजह से क्या हुए थे, बहुत सारे बैंक्स लिक्विडेट हो रहे थे, तो उस वजह से क्या हुई थी, बेसल नॉर्म्स को लेकर आए थे बीसीएस के द्वारा, बेसल कमेटी फॉर सुपरविजन के द्वारा, बीसीबीएस, ठीक है, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। तो ये पूरी इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देख पा रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे। Loan up to rupees 1 lakh against gold and silver ornaments will be attract a risk weight of how many percent, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। लोन अप टू रुपीज 1 लाख, इसका आंसर होगा आपका 50%, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 50%। आप अगर गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट में लोन लेते हो तो 50% रिस्क मार्जिन वो लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डैश एडवांस इज एन एडवांस वेयर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर और मोर। अच्छा, ये वही वो एनपीए के बारे में पूछा जा रहा है वापस से आप लोगों को। तो सबका आंसर सबको इसको अपन बोलेंगे डाउटफुल असेट्स, ठीक है। 2 क्वार्टर या उसके ज्यादा तक अगर कोई इंटरेस्ट का मतलब किसी का इंस्टॉलमेंट नहीं आता है लोन के ऊपर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी के अंडर डालेंगे, डाउटफुल असेट्स की कैटेगरी के अंडर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस मींस नॉन फंक्शनल एसेट, ऑब्सोलेट assets, asset transferred to company liquidator, loans become overdue beyond 90 days। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑब्सोलेट एसेट्स, ठीक है। ऑब्सोलेट एसेट्स बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। नॉन परफॉर्मिंग जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अब बेकार हो चुके हैं, ये एसेट्स क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, इनकी रिकवरी का कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सब लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिनोनिमस विद टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूरो बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। बताइए सिनोनिमस किसका है, ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग इनमें से किसी का भी सिनोनिमस नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which Indian PSU bank in tune with the plans to expand its retail division in the UK entered the mortgage market in the country for the first time। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक ने सबसे पहले यूके में अपना डिवीजन डाला था मॉर्गेज के मार्केट में। मॉर्गेज का मार्केट मतलब क्या होता है, जैसे कोई उधार लेता है और मॉर्गेज रखवाता है, सिक्योरिटी रखवाता है, असेट्स रखवाता है मॉर्गेज के थ्रू। तो वैसी फील्ड में किसने अपने सबसे पहले डिवीजन खोला था यूके में। तो इसका जो होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रियल टाइम ग्रॉस आरटीजीएस इज मैनेज्ड बाय whom, एसबीआई, आरबीआई, गवर्नमेंट और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई करता है कंट्रोल आरटीजीएस को, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब हम लोग ई बैंकिंग के ऊपर डिस्कशन लेंगे तो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और क्या क्या फेजेस में हम लोगों का जो पेपर मनी था वो अब इंटरनेट बैंकिंग से इवॉल्व हो चुका है। तो इन सब के बारे में हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू। फॉर टेली बैंकिंग banks required approval of RBI. Number 8, time to time licensing, one time at the end of 5 financial year, and number D is none. टेली बैंकिंग के लिए हर बार अपना
जो अप्रूवल होता है उसको रिवाइव करना पड़ता है हर बैंक को आरबीआई के साथ, तो वो कितने टर्म के बाद करता है? वो हमेशा 5 साल बाद करता है, एट द एंड ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ATM was first introduced in India by Hong Kong and Singapore Banking. By Hong Kong and Singapore Banking Corporation HSBC in the year. इसका आंसर मुझे कौन बताएगा जल्दी से? 1984, 1989, 1982, 1987। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। आई होप आप लोगों को ये बात याद रहे। एटीएम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले जो HSBC ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, बाहर की फॉरेन बैंक ने, कौन सी फॉरेन बैंक ने सबसे पहले इंडिया पर एटीएम इंट्रोड्यूस किया? तो वो कब किया था? 1989 में। और किसने किया था? HSBC ने किया था। वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विद ई बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, SPNS, ECS एंड ATM। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या मैनुअली होता है, इंटरनेट से नहीं होता, ई बैंकिंग के कैटेगरी में ये नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन? हर कोई ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, थ्रू बैंक, तो हम लोगों को एक 4 नंबर का या 6 नंबर का OTP आता है। उस OTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सबको पता होगा, वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वन टाइम पासवर्ड। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये सब थे कुछ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड MCQs जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। अगर ये हमारे टिप्स पर नहीं होंगे, ये हमारे कमांड में नहीं होंगे, तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। ठीक होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। आगे हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस और लाते रहेंगे ताकि आपको और बाकी अदर गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो भी एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं, जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर के, उनको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, होप यू हैव अ ग्रेट डे।